हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे, यानी कि आपने जो हमारा थंबनेल देखा होगा वो सही देखा है और सही समझा है और आप सही जगह आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। आज हम बात करेंगे यानी कि ऐसे 25 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने वाले जिन्हें आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है और क्या है उसे याद रखना है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप जरूर आप अपने साथ कॉपी पेन और लेके जरूर रखिए। संविधान में आप जब संविधान पढ़ते हैं, संविधान में आप हजारों बातें देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। लेकिन आज की ये जो क्लास है, आज इस क्लास में परीक्षा में हर चीज़ जो है वो क्या है नहीं पूछी जाती, ठीक। यानी कि आप संविधान पढ़ते हैं, ठीक, हजारों बातें पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन वो जो आपकी जो एग्जाम होता है उसमें क्या है वो हर चीज़ें नहीं पूछी जाती। उसमें वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम में बार बार वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल या जो भी प्रावधान से रिलेटेड हैं वो क्या है वो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक। तो असली तैयारी तब होती है जब हमें पता होता है कौन सा आर्टिकल बार बार पूछा जाएगा, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान दिया गया है और किन आर्टिकल में हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आज की क्लास में आपको सिर्फ आर्टिकल की लिस्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि हम हर उन आर्टिकल और महत्वपूर्ण आर्टिकल को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझने में महत्वपूर्ण और तथ्य संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी समझाने का जो होगा बेहद जो है क्या प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि इन क्लास की जब हम करते हैं, कोई भी क्लास करते हैं, जब किसी क्लास की तैयारी करते हैं देखने की, चाहे यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन है, ठीक, तो हम क्या है उसमें देखते हैं कि हमें उसका थंबनेल कैसा है, उसकी क्या चीज़ें, उसकी पढ़ाने की क्या कला है, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्लास देखने से पहले आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोई भी क्लास देखिए, आपको लगे कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है या हमें ये चीज़ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप क्यों ना, ठीक है, मानता हूँ कि 1 घंटे की क्लासेस होती, 2 घंटे की होती, आप आराम से रिलैक्स मोड में आप टाइम निकालिए उसके 1 घंटे के लिए, आप उसको समझने का प्रयास करिए। आप देखिए कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। क्या है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, ठीक। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में हम बात करेंगे। तो हमारा ये है फंडामेंट, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 जो है अनुच्छेद जो है वो हमारा कहलाता है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक। तो ये जो है संविधान के तीसरे भाग में आता है, ठीक। तो फंडामेंटल राइट जो हमारा होता है वो संविधान के तीसरे भाग में क्या है, यानी कि तीसरे पार्ट में जो क्या आता है। अब ये जो अधिकार होते हैं, ये अधिकार जो होते हैं नागरिकों को सरकार के खिलाफ जो है वो सुरक्षा देता है, ठीक। यानी कि जो नागरिक लोग होते हैं वो सरकार के खिलाफ क्या है वो सुरक्षा देते हैं, ठीक। यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसके खिलाफ जो है सरकार भी कोई भी कानून नहीं बना सकती। यानी कि हमें क्या है ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये हमारा एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, यानी कि सरकार इसके खिलाफ जो है कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि हमारे फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संविधान में ये दे रखा है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 12 है, ठीक, क्या है हमारा 12। तो 12 में क्या है स्टेट यानी कि राज्य, ठीक, क्या है स्टेट यानी कि राज्य। तो आर्टिकल 12 में ये है कि आर्टिकल 12 में ये दिया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधानसभा या स्थानीय निकाय या सरकारी संस्था जो सरकार के नियंत्रण में हो। थोड़ा सा जुकाम हो रखा, ठीक। यानी कि आर्टिकल 12 में ये दे रखा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था जो सरकार के नियंत्रण में, ये जो है इसमें से इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो है वो कानून नहीं बना सकती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, यानी कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये है यह सरकारी संस्था जो सरकार के नियंत्रण में काम करती है, ठीक।
जो सरकारी संस्था होती वो, तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा आर्टिकल जो 12 से 35 के बीच में जो हमारा आर्टिकल है यानी कि फंडामेंटल राइट है, वो हमें इस चीज़ से क्या है, एक सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो आर्टिकल नंबर 13 है। ठीक, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों से टकराने वाला कानून। ठीक, यानी कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 13 है वो क्या है कि मौलिक अधिकारों से टकराने, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 13 जो हमारा है एक मौलिक अधिकार है जो क्या है, कानून से टकराता है। अब कैसे कानून से, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है तो वह अमान्य हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी कि हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ अगर कानून कोई कानून बनाता है तो वह क्या है, अमान्य हो सकता है। ठीक, तो ये एक तरीके के हमारा जो आर्टिकल 13 है ये मौलिक अधिकारों से टकराने वाला कानून माना जाता है। ठीक, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार ये कहता है, कानूनी मौलिक अधिकार कहता है कि अधिकारों के खिलाफ है तो वह क्या है, यानी कोई कानून बनाता है सांसद, राज्यसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय या केंद्र सरकार जो भी है, तो वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो एक तरीके से अमान्य यानी कि शून्य हो सकता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा है आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 यह कहता है समानता का अधिकार। ठीक, क्या कहता है, समानता का अधिकार यानी कि इक्वालिटी। ठीक, क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कानून की नजर में जो है वो सब लोग समान है। ठीक, यानी कि जो कानून है उसकी कानून की नजर में सब लोग समान है। यानी आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लिंग, जात, धर्म से आप भेदभाव करके आप किसी को उसके धर्म के अकॉर्डिंग, जात के अकॉर्डिंग, उसके लिंग, उसके हिसाब से आप उसको अधिकार नहीं दे सकते। यानी कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबके लिए जो कानून है वो समान है। ठीक, तो कानून की नज़र में क्या है, सभी समान है। ठीक, यानी कि आर्टिकल 14 ये कहता है कानून की नज़र में क्या है, सभी लोग क्या है, समान है। किसी के साथ जात, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि हम किसी और कास्ट है, आप किसी और कास्ट है, वो किसी और कास्ट से, वो किसी और समुदाय से हैं, तो आप क्या, गवर्नमेंट क्या करे, अच्छा आप इस कास्ट से हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा। क्यों भाई, आर्टिकल में दे रखा है, यानी कि संविधान में दे रखा, आर्टिकल 14 में दे रखा है कि आप भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, आप किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी यानी कि अनुच्छेद 14 जो हमारा है ये हमें एक प्रोटेक्शन यानी कि एक हमें सुझाव देता है, हमें ये बताता है कि ये आपका अधिकार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले विषय पढ़ते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा जो है वो क्या है, 15 यानी कि अनुच्छेद 15। ठीक, अब अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 15 ये कह रहा है भेदभाव निषेध। ठीक, यानी क्या कह रहा है, भेदभाव जो हमारा है वो क्या है, निषेध, यानी कि राज्य के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि आर्टिकल 15 क्या कर रहा है, इसमें भी भेदभाव निषेध, यानी किसी भी प्रकार का आप भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे कि जात, धर्म का भेदभाव नहीं कर सकते, जात का भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग का भेदभाव नहीं कर, जन्म स्थान का भेदभाव नहीं कर सकते, भाषा का भेदभाव नहीं कर सकते हो। यानी कि राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो अमान्य माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 हमें ये ताकत देता है कि भेदभाव जो है वो पूर्ण रूप से निषेध है। ठीक है, क्या है, पूर्ण रूप से निषेध है, यानी कि राज्य सरकार धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कि सबको समान सुरक्षा, समान कानून, समान चीज़ें जो है क्या वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 की ओर। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो 12 से लेके 15 तक पढ़ाए हैं वो आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आया होगा, बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक जब समझेंगे, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आज की जो है एक तरीके की रामबाण क्लास है। हम ये वादा करते हैं कि ऐसे जो 25 आर्टिकल हमारे हैं, ये 25 आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC हो, UP PCS हो, जो भी एग्जाम है RO या RO को, उसमें क्वेश्चन आना ही तय है और इतनी आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर। ठीक,
क्या है, यानी कि आर्टिकल जो 16 है यानी अनुच्छेद जो हमारा 16 है वो ये कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी निकाली, ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि आप इस जात के, आप इस जात के, आप इस जात के, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कम संख्या में आपको नौकरी मिले, आपको दो, आप इस समुदाय से आपको सिर्फ 2 लोगों को नौकरी, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि आर्टिकल 16 हमारा ये कहता है कि सरकारी नौकरी में आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें यह है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 समझ में आएगा आपको। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरी में भी आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ, यानी कि आपने आर्टिकल 14 पढ़ा, आपने 15 पढ़ा, आपने 16 भी पढ़ा। 16 में भी क्या है कि सरकारी नौकरी में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा अगला जो है आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 ये कह रहा कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक। अस्पृश्यता का अंत का मतलब जो छुआछूत होती, ठीक। आप इस बिरादरी से, आप इस बिरादरी से, हम श्रवण हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप नीच कास्ट के, आप मुस्लिम, आप हिंदू हो, तो आप हमें न छूए। तो ये आर्टिकल 17 हमारा ये कहता है कि ये जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है वो पूरी तरह से क्या है, समाप्त कर दी गई, ठीक। यानी कि हम किसी को वो छू सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ पे कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि आप इस कास्ट के, हम इस कास्ट के, आप हमें छू नहीं सकते, नहीं हम आपके खिलाफ रिट दायर कर देंगे, ठीक। तो आर्टिकल 17 हमारा ये कह सकता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है वो क्या अंत, यानी कि अंत हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कि आर्टिकल हमारा जो 18 है यानी कि अनुच्छेद 18। अब अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक। क्या दे रखा, उपाधियों का अंत, यानी कि जो उपाधियां उनको अंत। अब कौन कौन सी उपाधियां हैं, ठीक। यानी कि राज्य कोई विशेष उपाधि नहीं देता है, ठीक। यानी कि आर्टिकल 18 में है कि आपको उपाधियां जो मिलती हैं उनका अंत है। तो राज्य जो है वो कोई विशेष उपाधि जो है वो नहीं दे सकती, ठीक। हाँ, भारत सरकार जो है कुछ पदक दे सकती, ठीक। यानी कि इस पे ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है हमारे संविधान में कि राज्य जो है वो कोई विशेष उपाधि जो है वो नहीं दे सकती, लेकिन केंद्र सरकार दे सकती, ठीक। तो केंद्र सरकार क्या दे सकती, भारत रत्न दे सकती, ठीक, पद्मश्री दे सकती, ठीक है, और क्या दे सकती, हाँ, ये ऐसे पद जो है वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जो होती वो क्या है, ऐसी उपाधि जो है वो क्या दे सकती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में, ठीक। तो आर्टिकल नंबर हमारा जो 19 है, 19 से 22 के बारे में, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 ये हमें कहता है स्वतंत्रता और सुरक्षा, ठीक। क्या कहता है, स्वतंत्रता। अभी हम फंडामेंटल राइट के ही अंदर हैं, ठीक, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 12 से 35 है, तो अभी हम फंडामेंटल राइट में हैं। ये से मत समझिए कि अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे स्वतंत्रता, यानी कि ये स्वतंत्रता और सुरक्षा ये हमारे फंडामेंटल राइट का ही भाग है, ये कहीं अलग का नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का ही भाग है, ठीक। तो आर्टिकल 19 और 19 से लेकर 22 हमें ये कहता है यानी कि स्वतंत्रता देता है और सुरक्षा देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल नंबर हमारा जो 19 से 22 तक है, एक तरीके से इसमें हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा जो है वो दी जाती है, ठीक। तो जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई, 6 स्वतंत्रताएं दी गई, ठीक। तो वो 6 स्वतंत्रताएं जो है वो कौन कौन सी, जैसे कि भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं जो है वो क्या दी गई, तो क्या सबसे पहले क्या दी गई, बोलने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बोल सकते हो, क्या आपको कोई रोकता है कि आप ये नहीं बोल सकते, आप यहाँ पर नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, हमें बोलने की आज़ादी, ठीक। तो नंबर 1 आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आप बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण जो हो क्या सभा कर सकते हैं, जैसे कि अभी जंतर मंतर में हुआ था, वहाँ पे शांतिपूर्ण से जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे, स्टूडेंट थे, हम ही सब आप लोगों के बीच में थे, वो अपना एक शांतिपूर्ण जो है वो एक सभा कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर बाद में लाठीचार्ज हुआ, क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे, पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, हमारे साथ भी बहुत ऐसे पेपर बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रोड मैप तैयार करते हैं। जब पेपर देते हैं, पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो बहुत बुरा लगता है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं कि तैयारी कर लो, दोबारा क्या दिक्कत है, कर लेंगे। पढ़ाई किस लिए किया है, तैयारी करने के लिए किया है ना, नौकरी पाने के लिए किया है ना, कर लेंगे। लेकिन उसके पीछे का रीजन भी तो देखो, हमने कितनी मेहनत से तैयारी की, कितने क्वेश्चन लगाए, किस हिसाब से मैंने उसका रोड मैप तैयार किया, कैसे क्वेश्चन आया कि मुझे पता है, आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने तैयारी किया, ठीक।
और मेरा आने जाने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, मेरा ट्रैवल, पता चले मैं यूपी का रहने वाला, मैं पटना बिहार का मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम देने, मैं उड़ीसा का देने जा रहा हूँ, ट्रैवल में आने जाने खर्चा कितना पैसा, और मैं बेरोजगार हूँ, घर वाले कितना देंगे। तो बहुत सारी समस्याएं बच्चों के बीच में आती हैं पेपर लीक होने के बाद। तो ये जो मुद्दा था ये सही था, बच्चों ने रखा, हम ही आप सब लोगों थे, ठीक है, सरकार ने सुना और ठीक है, उम्मीद है भी हुई, गर्व भी हुआ कि चलो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ, ठीक है, आगे से और भी चीज़ें जो हैं क्या सुधार में लाई जाएंगी, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में हमें 6 चीज़ की स्वतंत्रता मिली। कौन कौन से? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की संगठन, यानी कि हम कोई भी संगठन जो है वो बना सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें ये अथॉरिटी यानी कि पावर देता है, ठीक। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम जाए आप स्वतंत्र है, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आपकी आईडी होना चाहिए कि हाँ आप इंडियन सिटीजनशिप है, ना कि विदेश के रहने वाले। आपसे ये कहाँ पे ये आईडी जो है वो चेक होती है कि आप कहीं भारत में जाओ तो कहीं चेक आउट लगा रहता है कि ठीक है आप कहाँ से आए, ठीक है आप सर आईडी दिखाइए। तो आईडी का मतलब ये होता है कि आप इंडिया यानी भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, आप इंडियन सिटीजनशिप, ठीक। तो पूरे भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है और पूरे भारत में आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, कहीं पूरे भारत में आप कहीं भी अपने लिए घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, जिसमें कोई रोकथाम नहीं, और कोई भी व्यवसाय और पेशा करने की जो क्या वो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 ये कहता है। अब आपको यहाँ पे हम थोड़ा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि वो अमेरिका का जो संविधान है, ठीक, जैसे कि हम यूपी के रहने वाले अगर हम मध्य प्रदेश में जाएं तो आराम से रह सकते हैं, ठीक। क्या है हमारा जो भी है सब कुछ इंडियन सिटीजनशिप है, हमारे पास सारे अधिकार हैं, सारे मौलिक अधिकार हैं जो भी हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश बहुत सारे अलग अलग हमारे यूपी में बहुत सारे स्टेट के, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं, क्या है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अगर आप जैसे कि अमेरिका में एक स्टेट में रहें, आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में दे रखा है, लेकिन हमारे भारत में यानी कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा आर्टिकल 19। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अपराधों के लिए संरक्षण, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपराध कर लेंगे और आर्टिकल 20 हमें अपराध का एक संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देता है, नहीं कि आर्टिकल 20 जो हमें वो क्या है बचा लेगा, लेकिन नहीं, कुछ इसमें प्रावधान है, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशन उसके तृप्त। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 20 हमें यह कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। यानी कि आपने कोई अपराध किया, ठीक, उसके अपराध के बदले आपको सजा दी गई, उसके बाद क्या हो, कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद उसको दोबारा आपको उसी अपराध के लिए सजा दी गई, तो ऐसा नहीं है। यानी कि आर्टिकल 20 हमें यह कहता है कि अगर हमने अपराध किया हमें सजा दीजिए, लेकिन एक ही अपराध के लिए हमें 2 बार सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टिकल 20 हमें ये आज़ादी देता है, ठीक। अब यहाँ पे ये भी देगा कि बिना कानून के अपराधी जो है नहीं ठहरा सकता, ठीक। यानी कि आर्टिकल 20 हमें ये भी कहता है कि बिना कानूनन के अपराधी जो हो नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। यानी कि बिना यानी कानून है तभी आप, अगर हमने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ जो कानून है उस कानून के बिहाफ पे आप हमें अपराधी ठहरा सकते हैं, वरना आप हमें अपराधी जो है वो नहीं ठहरा सकते, ठीक। तो अपराध जो है वो अपराध के समय जो कानून है उसी के अनुसार जो है वो सजा हो, ठीक। यानी कि इसमें यह है कि जो आपने अपराध किया उस अपराध के समय जो कानून बना था उस कानून के बिहाफ पे आपको वो सजा दी जाएगी। ये नहीं कि आज आपने अपराध किया, अब इसी अपराध के खिलाफ कल कोई नया कानून बन जाता है तो उस कानून के हिसाब पे आपको सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं। यानी कि अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार आपको सजा जो हो क्या दी जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 20 हमें इस चीज़ के लिए जो है क्या वो संरक्षण देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 हमें ये कहता है ठीक है। आर्टिकल 21 हमें यह कहता है यानी कि आर्टिकल 21 हमें यह कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब आप इसमें ये सोच रहे हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, ठीक। जैसे किसी भी व्यक्ति को जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के अनुसार ही वो छीनी जा सकती है, ठीक। यानी आर्टिकल 21 हमें यह कहता है कि आप हमारी जान नहीं ले सकते, ठीक है। फांसी की सज़ा होती है तो फांसी की जो सज़ा होती है वो एक प्रावधान के अकॉर्डिंग होती है। आप कोई इतना बड़ा अपराध कर ले, किसी की हत्या कर दें 2, 4, 10 लोगों को, तो उसकी कानूनी जो प्रक्रिया है
वो एक लॉ एंड ऑर्डर अलग है, ठीक है। लेकिन हमारी अब हम कोई अपराध कर देते हैं, आप हमें मार दो, या तो ऐसे इसमें है किसी भी व्यक्ति को जान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के अनुसार ही क्या है वो छीनी जा सकती है, ठीक। यानी कि जो कानून है उसके अनुसार, जैसे कि किसी को फांसी होती है तो वो कानून के अनुसार ही छीनी जाती है। तो आर्टिकल 21 हमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के अनुसार ही वो क्या छीनी जा सकती है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 21, अब आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 21 ये कह रहा है शिक्षा का अधिकार, ठीक। यानी कि आर्टिकल 21 हमारा जो है वो कह रहा है शिक्षा के अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार यानी कि ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक। यानी कि आर्टिकल 21A ये कह रहा है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा का अधिकार जो है वो सबको मिलेगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको मुक्त शिक्षा और अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार जो है वो मिलता है आर्टिकल 21A में। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से सुरक्षा। यानी कि अब आप ये सोच रहे हैं अपराध कर लिए तो हमें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 22 है हमारा, नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी कुछ प्रावधान है। इसीलिए कहते हैं कि समझना, पढ़ने से ज़्यादा हमें समझना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आप 10 बुक पढ़िए 10 दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप एक बुक पढ़िए उसी सब्जेक्ट का और 10 दिन पढ़िए, आप देखिए आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ आई एम किंग, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। पूछिए आप कहाँ से पूछिए, क्योंकि आपने पढ़ा है 10 दिन, आपने टाइम दिया, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है, ठीक। यानी कि आर्टिकल 22 ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो गिरफ्तारी का कारण जो है वो क्या आपको उसको क्या है बताना पड़ेगा, ठीक। और वकील से मिलने का भी अधिकार है, ठीक। यानी कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उसे वकील से मिलने नहीं दे रहे, वकील से बात नहीं करने दे रहे, नहीं, ये आर्टिकल 22 के खिलाफ माना जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 22 में ये दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसका कारण बताइए, और कारण बताने के बाद वो व्यक्ति अपने वकील से मिल सकता है, बात कर सकता है, ठीक। और उसे गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्या पेश किया जाएगा, ठीक। यानी कि अगर आपको या हमें ही गिरफ्तार कर लिया, ठीक, हमें पुलिस गिरफ्तार कर लिया, अब 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस को क्या है, हमें नहीं, पुलिस को हमें क्या है पेश करना होगा, नहीं तो पुलिस को जवाबदेही बन जाएगी 24 घंटे में आपने क्यों नहीं पेश किया, ठीक। तो जब हमारे खिलाफ सबूत होंगे तभी तो हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट पूछिएगा बताइए हुजूर क्या इन्होंने अपराध किया, तो आप क्या बताएंगे। तो इसलिए इसमें प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 22 में कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने का कारण बताइए और उसे वकील से मिलने का अधिकार देना होगा। यानी कि वकील से मिलने का अधिकार, वकील से बात करने, वकील करने का अधिकार देना होगा और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्या पेश करना होगा कि साहब ये इन्होंने गुनाह किए हैं, इनको ये सजा देनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 से 24। अभी हम फंडामेंटल राइट ही पढ़ रहे हैं। आप ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना कि जो ऊपर मैंने बताया था, ये जो हमारा है कहाँ, एक मिनट, ये ठीक क्या बताया था यहाँ पर, फंडामेंटल राइट, यानी कि 12 से 35 जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट है। तो ये सब चीज़ें जो है यानी कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 23 और 24। तो यानी कि 23 और 24 जो हमारा अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो क्या है शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, ठीक। किसके खिलाफ अधिकार देता है, शोषण के खिलाफ। अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी और बेगार निषेध, ठीक। यानी कि मानव तस्करी और बेगार निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते क्योंकि ये आर्टिकल 23 के खिलाफ माना जाएगा, ठीक। मानव तस्करी मना है, यानी कि आप मानव तस्करी यानी कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव का देह व्यापार नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 23 के खिलाफ माना जाएगा। इसी तरह बेकार निषेध है, यानी कि ये जो बेकार है ये क्या निषिद्ध माना जाएगा, ठीक है। अब तो आर्टिकल 23 समझ, अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 24 हमें ये कह रहा है बाल श्रम निषेध, यानी कि जो बाल मजदूरी है वो एक तरीके से बाल मजदूरी जो है इसके खिलाफ है, यानी कि बाल श्रम, ठीक। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम
में जो है नहीं लगाया जा सकता। यानी कि एक तरीके से बाल श्रमिक जो है उसका प्रावधान दिया गया आर्टिकल 24 में, यानी कि बाल श्रमिक यानी बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते क्योंकि ये अनुच्छेद 24 के खिलाफ माना जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। कितना? 25 से 28 यानी कि 25 से 28 के। अब यहाँ पे हमें क्या है, यानी कि 25 और 28 के बीच में हमें क्या है, एक तरीके के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक, किस चीज़ का अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो क्या है, एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। तो इसमें क्या है, यानी कि आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 25 हमें कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक, तो हर व्यक्ति को क्या है, धर्म मानने की आज़ादी है। ठीक, क्या है, धर्म मानने की आज़ादी है, आर्टिकल 25 कहता है, और धर्म का क्या है, पालन करने की आज़ादी है। ठीक, यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि आप धर्म मानिए, धर्म मानने की आज़ादी है, और धर्म का पालन करने की भी आज़ादी अनुच्छेद 25 में। ठीक, और धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, यानी कि हम किसी धर्म का प्रचार करते हैं तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जैसे कि लोग करते हैं। ठीक, तो धर्म का प्रचार करने का भी क्या हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर जो हमारा 26 है, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा 26, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का अधिकार। ठीक, यानी कि जो धार्मिक संस्था उनको क्या क्या अधिकार है, तो धार्मिक जो संस्था है, धार्मिक समूह अपनी क्या है वो संस्था चला सकते हैं। ठीक, यानी कि आर्टिकल नंबर 26 में ये दे रखा है कि धार्मिक जो संस्था, उन धार्मिक संस्थाओं को क्या है आप चला सकते हैं, यानी कि संस्था चला सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, और संपत्ति का हो क्या है प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि धर्म के नाम पर आप संपत्ति का जो प्रबंधन होता है वो भी आप धर्म के नाम पर कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के आर्टिकल 26 के आधार पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा है, यानी आर्टिकल नंबर 27, यानी कि अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के धर्म के नाम पर कर नहीं ले सकते। ठीक, यानी कि हम ये सोचो कि हम कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप उसके सरकार हमसे उस चीज़ के लिए टैक्स ले यानी कर ले, तो ऐसा नहीं। यानी कि आर्टिकल 27 हमें ये अधिकार देता है कि आप जब धर्म का प्रचार प्रसार करते, धर्म का पालन करते, तो आपसे टैक्स नहीं दिया जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो ये हमें क्या है कि टैक्स क्या है, हमारा जो धर्म जो हम धर्म का पालन प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें हमें टैक्स से जो है ये चीज़ क्या बताता है अनुच्छेद 27। ठीक, तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, यानी कि जो शिक्षण संस्था है वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि आप किसी भी शिक्षण संस्था में आप धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है, धार्मिक शिक्षा का जो प्रावधान है, वो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो सरकारी स्कूलों में जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दे। ठीक, यानी जो सरकारी धार्मिक संस्था का मतलब कुछ धार्मिक संस्था सरकारी भी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट धार्मिक संस्था होते हैं, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दें, लेकिन सरकारी स्कूल में आप जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि किसी को जबरन धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान आर्टिकल 28 में नहीं दिया गया। अगर जबरन आपको सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है तो आर्टिकल 28 के खिलाफ आप क्या है जा सकते हैं कि आर्टिकल 28 जो हमारा यानी अनुच्छेद 28 है, ये हमारे खिलाफ ऐसा काम किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 21 जो है इसके खिलाफ है कि आप किसी भी शिक्षण संस्था या सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा जबरन नहीं दे सकते। जबरन का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि हम नहीं चाह रहे हैं कि आप हमें धार्मिक शिक्षा दें, धार्मिक चीज़ें बताएं, लेकिन आप हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, यानी कि आप हमारे अनुच्छेद 28 का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद का 28 का उल्लंघन करेंगे तो आप क्या है न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि आर्टिकल 29 से 30, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा जो है 29 से 30, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार हमारा ये कहता है कि आर्टिकल जो हमारा 29 है, ये 29 कहता है संस्कृति की रक्षा। ठीक, तो संस्कृति की रक्षा मतलब ये होता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार, यानी कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी भाषा, लिपि, जो संस्कृति है, तो आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 29 हमें देता है। ठीक, अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार क्या है, तो अल्पसंख्यक ये है कि अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थान
शैक्षिक संस्थान जो है वो खोल सकते हैं और चला सकते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या है, अपनी जो शैक्षिक संस्थान है उनको खोल सकते हैं और वो चला सकते हैं। आर्टिकल 20 हमें ये अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को लिए। ठीक है, अब आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, तो आर्टिकल 32 कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, यानी कि आर्टिकल 32 जैसे कि हमने बोला कि अगर आप जैसे कि धार्मिक शिक्षा, ठीक, तो धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं लेकिन जबरन नहीं दे सकते। अब आपके खिलाफ, अब आपको धार्मिक शिक्षा जबरन दी जा रही है, यानी कि आपका अनुच्छेद जो 28 है उसके खिलाफ आपको जबरन आपको धार्मिक शिक्षा दे रही है, तो आप आर्टिकल 32 यानी कि 32 एक संवैधानिक उपचार का एक अधिकार दिया गया। तो आप अनुच्छेद 32 अधिकार ये देता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार टूट रहा है या टूट सकता है या टूट गया है तो आप सीधा व्यक्ति को ले जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, यानी कि अब जैसे कि हमें धार्मिक शिक्षा नहीं लेनी है लेकिन हमें वहाँ के टीचर मास्टर लोग हमें जबरन धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि हमें आर्टिकल 21 के वो हमारे खिलाफ हो रहा है, क्योंकि हमें आर्टिकल 21 हमें ये प्रोटेक्ट देता है, सुरक्षा देता है कि आप अगर धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको जबरन दिया जा रहा है, तो आपका अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आप जाएंगे आर्टिकल नंबर 32 यानी कि 32 के अंतर्गत आप संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है प्राप्त है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का उपचार प्रक्रिया है, कानूनी का उपचार प्रक्रिया है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उस व्यक्ति उस चीज़ के खिलाफ आप रिट दायर कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, हमने भी देखे, हमने भी पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज की जो क्लास है, जो 25 आपको संविधान के जो अनुच्छेद बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल है। तो आप लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, अब इसमें देखिए 32 है, तो 32 के खिलाफ आप रिट दायर, तो किस किस के खिलाफ जाए, यानी कि किसी व्यक्ति को पेश करो। ठीक, व्यक्ति को पेश करो, काम करने का आदेश, रोक लगाने का आदेश, निर्णय की जांच और किसी अधिकार से पद पर हो। ठीक, तो इस 5 चीज़ों पर क्या है, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, तो व्यक्ति को पेश करना होगा, ठीक है, काम करने का आदेश होगा, रोक लगाने का आदेश, अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन, यानी कि यहाँ पर रोक लगाने का अधिकार जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 से 35 तक। ठीक, यानी कि अभी हम भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट ही पढ़ रहे हैं। तो 33 और 35 हमारा क्या कहता है, 33 और 35 कहता है कि आर्टिकल जो हमारा 33 है, आर्टिकल हमारा 33 कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। ठीक, यानी कि आर्टिकल 23 कहता है कुछ विशेष परिस्थितियों में सेना और पुलिस और सुरक्षा बलों के जो अधिकार है वो सीमित किया जा सकते हैं, यानी कि घटाए और कम किए जा सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक, अब आर्टिकल 34 क्या कहता है, अब आर्टिकल 34 कहता है कि आपातकाल या सैनिक कानून के समय अधिकारों पर असर जो है क्या हो सकता है, यानी कि जब हमारा आपातकाल लागू होगा तो उस समय जो सैनिक कानून है, सैनिक कानून के समय जो है वो अधिकार जो है उन जो सैनिक के जो कानून उन अधिकारों पर जो है कुछ जो है असर है वो देखने को मिलेगा आपातकाल के दौरान। ठीक है, यानी कि अब इसमें अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 34 में ये क्यों कहा गया है। अब भैया जैसे कि आप सैनिक हैं, सेना पुलिस में हैं, अब उस सेना पुलिस में आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ परिस्थिति में वो अधिकार आपसे ले लिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरे अधिकार आप नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप बहस कर लेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 34 में ये कहा गया है, 34 और 33 में कहा गया है कि सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों से कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको जो अधिकार है वो सीमित किया जा सकता है, यानी कम किए जा सकते हैं। और यही आपको आर्टिकल
34 में कहा गया है कौन, जो सैनिक कानून के समय अधिकारों पर जो हो क्या असर हो सकता है। ठीक, तो अब आर्टिकल 34 आपको समझ में। अब आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 35 कह रहा है कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार जो सांसद को दिया गया है। ठीक, यानी कि अगर आपको कुछ मौलिक अधिकार और बनाने हैं, संशोधन करना है, कुछ मिलाना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो ये सब अधिकार हैं वो सांसद के पास है। ठीक, तो कुछ मौलिक अधिकार को लागू करने या कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांसद के पास है। ठीक है, किसके पास है, सांसद के पास। तो ये हमारा जो है यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं अगला, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा 36 से लेके 51। ठीक, कितना पढ़ेंगे, 31 से लेके 51। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP। ठीक, तो ये हम बात करते हैं। तो ये हमारा जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे भाग, ठीक, किसमें, भाग 4 में आते हैं। ठीक, किसमें आते हैं, भाग 4, यानी कि भाग 4 में आते हैं, जो सीधा लागू नहीं किया जा सकते। ठीक, क्या है, ये सीधा जो है लागू नहीं किया जाते, लेकिन सरकार को एक अच्छा शासन देने की जो हो क्या दिशा दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा क्यों, यानी कि जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आप सीधा लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये एक दिशा देते हैं सरकार को। ठीक है, यानी कि एक दिशा देते हैं, तो सरकार को एक अच्छा शासन देता है, दिशा देता है कि आप इस हिसाब से ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ये डायरेक्ट नहीं होते, लागू नहीं होते, लेकिन ये राज्य जो है वो क्या है, इनको अपने हिसाब से जो क्या कर सकता है। ठीक, तो अब इसे बात करते हैं जैसे कि समाज में न्याय। तो समाज में न्याय के लिए क्या है, एक तरीके की दिशा का विचार यहाँ पे आया, नहीं कि समाज में न्याय देना है तो हमें किस हिसाब से न्याय देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो होते हैं हमारे DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये स्वयं सीधे लागू नहीं होते, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा लागू होते, क्योंकि ये राज्य सरकार अच्छा शासन बनाने की दिशा में देखते हैं इनको ऐसे। ठीक है, तो समाज को न्याय देना है तो उसमें अब गरीबों का कल्याण करना, इसमें भी हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। समानता यानी कि इक्वलिटी देना होगा, लोक कल्याण यहाँ पे, और सामाजिक आर्थिक सुधार। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक मिनट, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, दिशा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि समाज में न्याय की दिशा, और गरीबों के कल्याण के लिए हमें दिशा की जरूरत, समानता यानी कि इक्वालिटी, लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक सुधार। तो ये चीजें जो हमारे हैं DPSP में दे रखा कि आप किस हिसाब से समाज में न्याय का बदलाव, न्याय की दिशा दे सकते हैं, गरीबों का कल्याण कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रक्रिया जो हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, पार्ट 4 में आता है ये। ठीक, तो आर्टिकल 36 क्या कह रहा है यहाँ पे, अब आर्टिकल 36 ये कह रहा है कि यहाँ राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 आपको देखा होगा कि वहाँ पर जो है कि आपको क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य सरकार, संविधान, सांसद या विधान परिषद जो है वो एक राज्य का मतलब ये नहीं होता किसी एक स्पेशल राज्य का नाम लिया जाता है। ठीक, तो जो हमने वहाँ पर पढ़ाया है आर्टिकल नंबर 12, तो वही सारी चीज़ें, वही परिभाषाएं जो है आर्टिकल 36 में लागू होती हैं। ठीक है, कहाँ पर, आर्टिकल 36 में जो आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो वही जो परिभाषा वही आर्टिकल 36 पे लागू होता है। ठीक, अब आर्टिकल 37 क्या कहता है हमारा, अब आर्टिकल 37 हमारा ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व अदालत से सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये शासन के लिए जरूरी है। ठीक, अब आप सोचो कि नीति निर्देशक के जो तत्व हैं वो सीधे हम अदालत से लागू करा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप अदालत से लागू नहीं करा सकते, लेकिन ये शासन के लिए क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी कि नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप उसको लागू कराना चाहते हैं या कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, तो सोचे हम यहाँ से नहीं होगा, सरकार नहीं करेगी तो हम अदालत से, तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक, वहीं अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सामाजिक न्याय हो, आर्थिक समानता कम हो। ठीक, यानी कि आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सामाजिक न्याय और त्वरित न्याय हो सके, और सामाजिक न्याय का मतलब होता सही न्याय हो, त्वरित न्याय है, लोगों को न्याय मिले, और आर्थिक समानता यानी कि जो अमीर गरीब जो लोग हैं
उनको एक समानता जो है वो लाभ मिले, कल्याण हो उनको एक समानता के रूप में। ठीक है, अब वही आर्टिकल 39 कहता है। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है? अब आर्टिकल 39 यहाँ पे हमें ये कहता है, एक मिनट, ठीक। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है? तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो और पुरुष और महिला को समान वेतन मिले, बच्चों की सुरक्षा हो और लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिले। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि जो संसाधन है वहाँ पर एक न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। जो महिला और पुरुष हो उनको किसी भी चीज़ का भेदभाव न हो, यानी कि उनको समान वेतन मिले, जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा दी जाए और लोगों को रोजगार के एक अच्छे अवसर दिए जाए। ये आर्टिकल 39 हमारा ये कहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 39A। ठीक, तो आर्टिकल 39A क्या है? तो आर्टिकल 39 ये कहता है न्याय सबको मिले। ठीक, यानी कि जो न्याय है वो सबको मिले, यानी कि गरीबों को फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता मिले। तो आर्टिकल 39A ये कहता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो कोई अपराध या किसी भी श्रेणी में या किसी भी चीज़ में फंसता है, तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि उसको न्याय के लिए फ्री लीगल यानी कि उसे मुफ्त कानूनी सहायता जो वो क्या प्राप्त की जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जो है आर्टिकल नंबर हमारा है 40। तो आर्टिकल हमारा 40 क्या कह रहा है? आर्टिकल 40 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, यानी कि आर्टिकल 40 जो हमारा अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 कहता है कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? तो आर्टिकल 41 ये कह रहा है कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर आर्टिकल 41 कहता है कि काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता की क्या है, इत्यादि चीज़ों की जो क्या व्यवस्था की जाए आर्टिकल 41 के हिसाब से। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि काम, उचित और मानवीय दशाएं यानी कि मैटरनिटी रिलीफ भी इसी में हो। ठीक, यानी कि आर्टिकल 42 ये कहता है कि काम उचित हो और मानवीय दशाएं यानी कि मैटरनिटी रिलीफ भी हो। ठीक, तो ये चीज़ें हमारी जो है वो आर्टिकल 42 में दे रखी है। अब वहीं बात करते हैं आर्टिकल 43 की। तो आर्टिकल 43 में क्या दे रखा? तो आर्टिकल 43 में दे रखा कि मजदूरों को, यानी कि जो आर्टिकल 43 वहाँ पर मजदूरों को क्या है, उचित मजदूरी दी जाए। ठीक, क्या यानी कि अच्छा पैसा दिया जाए और उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर मिलना चाहिए और आराम और संस्कृति जीवन भी उन्हें क्या है, ये सारी चीज़ें उनको क्या है मिलनी चाहिए मजदूरों को। ठीक है, तो आर्टिकल 43 ये हमारा है कि मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाए, जीवन स्तर, इनका जो जीवन स्तर है वो एक अच्छा हो, वो आराम और एक संस्कृति जीवन भी मजदूरों को जो हो क्या देना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आर्टिकल नंबर 43। तो आर्टिकल नंबर हमारा 43 जो ए है, हमारा आर्टिकल नंबर 43 है कि श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी वो क्या है मिल सकती है। जो श्रमिक है उनको क्या है इन सब चीज़ों में क्या है प्रबंधन में जो है क्या भागीदारी जो है क्या मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, तो 43A तक आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं आर्टिकल नंबर 44। ठीक, तो आर्टिकल नंबर हमारा 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कोड जो होता हमारा, इस पर पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। ठीक, यानी कि आर्टिकल 44 ये कहता है हमारा कि पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता जो हो क्या लागू की जाए। ठीक, तो आर्टिकल 44 हमारा ये कहता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 45। वो आर्टिकल 45 कहता है कि छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा की जो हो क्या वो व्यवस्था की जाए। आर्टिकल 44 हमारा ये कहता है। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है?
ठीक। तो आर्टिकल 46 कहता है कि जो हमारे एससी एसटी और कमजोर वर्ग के जो स्वैच्छिक और आर्थिक हितों की रक्षा की, यानी कि एससी एसटी और कमजोर वर्ग और स्वैच्छिक और आर्थिक हितों को देखते हुए उनकी जो क्या वो रक्षा की जाए। यानी कि जो एससी एसटी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ठीक है, तो उनके हित में ये अनुच्छेद जो है वो दिया गया है कि जो एससी एसटी कमजोर वर्ग और स्वैच्छिक और आर्थिक हितों की देखभाल के लिए उनकी जो क्या वो रक्षा की जाए। आर्टिकल 46 में ये प्रावधान जो है क्या वो दिया गया है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आर्टिकल 47। ठीक। क्या है आर्टिकल 47? तो आर्टिकल 47 क्या कर रहा है कि पोषण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर सुधारना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि आर्टिकल 47 ये कहता है कि पोषण और स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारना जो है ये राज्य का कर्तव्य। अब आपको शुद्ध खाने की चीज़ नहीं मिल रही, स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि आर्टिकल 47 के आधार पर आपको अच्छा पोषण यानी खाने की चीज़ें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि हॉस्पिटल और मेडिसिन, दवाइयाँ और अच्छा जीवन स्तर सुधारना ये राज्य का कर्तव्य है, जिसके अधीन जो है वो राज्य पीछे नहीं हट सकता। यानी कि जो राज्य सरकार वो पीछे नहीं सकती, वो ये नहीं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने, नहीं, ऐसा नहीं। आर्टिकल 47 हमें ये कहता है कि आपका कर्तव्य है कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा जल पानी पीने का और अच्छे स्तर का जीवन स्तर सुधारने और सही उसका पालन प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद जो 47 हमारा है वो कर्तव्य है कि राज्य सरकार ऐसे प्रावधान में जो है क्या देख रेख करे, उसका कर्तव्य बनता है। ठीक है। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है? तो आर्टिकल 48 ये कह रहा है कि खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दे। ठीक। यानी कि जो आर्टिकल 48 हमारा है, तो आर्टिकल 48 ये कह रहा है जो खेती है, जो पशुपालन है, उसको वैज्ञानिक स्तर तरीके से क्या है बढ़ावा देना है। ठीक। तो यहाँ पर कृषि के रिलेटेड आर्टिकल 48 दे रखा है कि खेती और पशुपालन जैसी चीज़ों को जो वैज्ञानिक स्तर, उस वैज्ञानिक स्तर से क्या है इसको बढ़ावा देना है। अब यहाँ 48 क्या कह रहा है? 48A सॉरी। ठीक। तो 48 ये कह रहा है कि पर्यावरण, जंगल, वन जीवों की रक्षा करना है। ठीक। यानी कि आर्टिकल 48 ये कह रहा है कि जो पर्यावरण है, जंगल है, जो जंगल वन जीव उनकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। ये नहीं कि अगर आप जंगल जला रहे हैं, वन जीवों की नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये आर्टिकल 48A के खिलाफ माना जाएगा, उसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला है कि आर्टिकल 49। ठीक। क्या है आर्टिकल 49? तो आर्टिकल 49 क्या कह रहा है यहाँ पे? एक मिनट। ठीक। आर्टिकल 49 क्या? तो आर्टिकल 49 ये कह रहा है कि ऐतिहासिक धरोहर और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक। अब सोच रहे हैं जैसे कि हम लखनऊ में रहते हैं। ठीक। तो लखनऊ में हमारा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा है, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं। ठीक। तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि आप ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थल और स्मारकों की रक्षा करें। अगर आप इसको नष्ट करते, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, इसको आप समाप्त करते हैं, तो आर्टिकल 49 का आप क्या है उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए आर्टिकल 49 में ये दे रखा है कि आप ऐतिहासिक धरोहर जो है उन स्मारकों, उनकी रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो है कि आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50। ठीक। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कह रहा है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग रखा जाए। ठीक। यानी कि मतलब इसलिए कि जो न्यायपालिका है जब कार्यपालिका से अलग होगी तभी न्यायपालिका सही तरीके से न्याय कर पाएगी ना। तो यानी कि न्यायपालिका का ये कहना है कि हमारे कानूनी अधिकार में कार्यपालिका कोई भी व्यवधान, कोई भी अड़चन न डाले, इसलिए आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान चलिए कोई कार्यपालिका कोई ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो न्यायपालिका उसके खिलाफ कार्रवाई करती है या उस पर कुछ प्रावधान बनाती है, तो कार्यपालिका जाके उसमें घुस गया। ठीक। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, नहीं आप ये नहीं कर सकते,
तो उसके हिसाब से न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 50 में दिया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाए, यानी कि एक दूसरे में क्या है व्यवधान जो है उत्पन्न ना कर सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 51। तो आर्टिकल नंबर 51 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल नंबर 51 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, मित्रता, सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि आर्टिकल 51 जैसे कि हमारा कभी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी देश के साथ थोड़ा सा असमंजस या कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, आतंकवादी ऐसे कुछ, तो वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, मित्रता, सम्मान को जो बढ़ावा देना है वो अनुच्छेद 51 हमें यही सिखाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78। अब 58 से लेके 78 हमारा ये कहता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड पार्लियामेंट। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? तो 52 से लेके 78 कह रहा है प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड पार्लियामेंट। ठीक, तो ये क्या है कि 52 से लेके 78 तक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, ठीक, और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ठीक, आज तो पार्ट ये जो हमारे हैं ये पार्ट 5 में आते हैं, यानी कि भाग 5 में आते हैं। ठीक, भाग 5 में आते हैं। ठीक, तो यह केंद्र सरकार के ढांचे से जुड़ा अनुच्छेद जो हो क्या माना जाता है। ठीक, किसके ढांचे से? यानी कि ये जो अनुच्छेद है ये केंद्र सरकार के ढांचे से जुड़ा हुआ जो हो क्या माना जाता है। ठीक, अब इसमें आर्टिकल जो हमारा 52 है, तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, यानी कि आर्टिकल जो 52 है वो ये कहता है कि भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका देश की सारी कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक, यानी कि देश की जितनी कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में क्या है वो निहित यानी कि शामिल होगी। ठीक, उसी तरह आर्टिकल नंबर 54, तो 54 कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 54 हमें ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो सांसद और विधायकों द्वारा जो हो क्या हुआ जाता है। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? आप सबको पता है, जो सांसद और जो विधायक होते हैं, एमएलए एमएलसी होते हैं, ठीक, उनके वोटिंग से राष्ट्रपति जो है वो का चुनाव होता है। ठीक, अब अनुच्छेद 55, ठीक, यानी कि आर्टिकल 55 चुनाव की प्रक्रिया। ठीक, तो आर्टिकल 55 ये कहता है कि मतों का मूल्य अलग अलग राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। ठीक, यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो वो जो मत है, यानी कि जो राज्य है वो राज्य की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, किस राज्य में कितनी संख्या, कि कोई राज्य छोटा है बड़ा है, तो उनका जो मूल्यांकन होगा मतों के हिसाब से। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है यानी कि आर्टिकल नंबर 56 यानी कि अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। ठीक, यानी कि अब राष्ट्रपति सोचे कि हम 5-6 साल रहेंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 56 के खिलाफ हो जाएगा, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती। तो राष्ट्रपति कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष को होगा, ये आर्टिकल 56 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 57 क्या कहता है? तो आर्टिकल 57 ये कहता है कि एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति जो है वो क्या बन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी आप कंफ्यूज। तो आर्टिकल 57 ये कहता है कि एक व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये अनुच्छेद 57 कहता है। ठीक, अब यहाँ पे आर्टिकल 58 क्या कह रहा? तो आर्टिकल जो हमारा 58 है वो कह रहा राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या है एक योग्यता दिया है। ठीक, तो आर्टिकल 58 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या है भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद आपकी 35 वर्ष की जो आयु है वो क्या है पूरी होनी चाहिए। ठीक, अभी जैसे हम हैं, हम क्या है कि हम भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी एज जो है वो 35 साल नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है कि आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 हमें क्या कह रहा है? तो राष्ट्रपति सांसद सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सांसद का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति सांसद है, ठीक, उसको आप राष्ट्रपति बना देते हैं, तो उस व्यक्ति को सांसद से यानी कि अपने सांसदीय क्षेत्र से
सीट खाली करनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ उसको क्या है इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति प्लस सांसद दोनों नहीं रह सकता। अगर आप सांसद हैं तो आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको सबसे पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद क्या है आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपका चुनाव प्रक्रिया हो जाएगा, आप राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो गए, तो अब आपको पद से यानी कि सांसद सीट से आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप राष्ट्रपति का शपथ ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आर्टिकल 60 में क्या दिया गया, तो आर्टिकल 60 हमें ये कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ, ठीक, यानी कि आर्टिकल 16 ये कहता है कि हमें राष्ट्रपति का शपथ दिलाना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ कौन लेता है, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो जो हमारे सीजेआई होते, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते, उनके सामने जो है राष्ट्रपति जो क्या है वो अपना शपथ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 61 क्या कहता है, तो आर्टिकल 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान जो हो क्या दे रखा। अब आप ये नहीं कि राष्ट्रपति पर कभी भी आप महाभियोग लगा सकते, नहीं, अगर आपको राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना होगा तो उसके खिलाफ कुछ हमारे संविधान में प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया के अनुसार आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति की बात करेंगे और सांसद की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो आर्टिकल 63 हमें क्या कहता है, तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, यानी कि एक तरीके का देखा जाए उपसभापति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है सभापति होता है। ठीक, यानी कि पदेन सभापति होता है। ठीक, वहीं आर्टिकल हम 66 की बात करते हैं। आर्टिकल 66 हमें ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ठीक, यानी कि जो सांसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के दो सदन होते हैं, सांसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो सदस्य होते हैं वो दोनों सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति का क्या है चुनाव करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 68 क्या कहता है, तो आर्टिकल 68 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर क्या है चुनाव होगा। यानी कि आर्टिकल 68 ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो आर्टिकल 68 यानी कि 68 के अधीन आप उपराष्ट्रपति का पद जो है वो चुनाव प्रक्रिया जो है क्या करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति को दया याचिका, सजा माफ करने, सजा कम करने का अधिकार जो है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 72 जो हमारा है यहाँ पर याचिका है, यानी कि कुछ मामलों में जो क्या राष्ट्रपति जो हो क्या कुछ प्रावधान दे रखे, यानी कि दया याचिका और सजा जो है उसको माफ़ कर सकती है। ठीक है, तो सजा माफ़ करने का ये जो चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के आधार पर, जैसे किसी को फांसी हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। तो माफ़ करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 72 के अधीन ही आप उसको माफ़ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा 74, तो आर्टिकल नंबर 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, वो मंत्रिपरिषद होगा और जिसके अध्यक्ष जो हो क्या प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, यानी कि एक मंत्रिपरिषद जो होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, सलाह प्रक्रिया देगा। उस मंत्रिपरिषद को जो अध्यक्ष होगा वो होगा हमारा कौन होगा, उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होगा प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे है आर्टिकल 75। ठीक, तो आर्टिकल 75 क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद से जुड़े नियम के आधार पर होता है। ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद से जुड़े नियम जो है वो आर्टिकल 75 में इसमें दे रखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 76 ये कह रहा है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार जो है वो आर्टिकल 76 के आधार पर जो है वो है, यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एक सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार जो है वो क्या माना जाता है। यह जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार जो है क्या वो माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 77 क्या कह रहा है हमारा। ठीक, एक मिनट। ठीक,
आर्टिकल 77 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 77 ये कह रहा है भारत सरकार के कामकाज का संचालन करना, ठीक। यानी कि यहाँ पर ये है जो भारत सरकार है उसके कामकाज का संचालन करना, यानी कि केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। तो 77 कह रहा है कि भारत सरकार के कामकाज का यहाँ पर क्या है, संचालन करना, ठीक। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 78 की, यानी कि अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संपर्क बनाए रखने का कर्तव्य करता है, ठीक। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति से संपर्क बनाए रखने का कर्तव्य है, ठीक। यानी कि आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो राष्ट्रपति से संपर्क बना के ही रहेगा। इसका ये कर्तव्य है जिसको ये पालन करना है प्रधानमंत्री को, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, ठीक। यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भाग हमारे 5 में आता है, ठीक। किस में आता है? भाग 5 में, ठीक। ये हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 124 जो है ये क्या है, भाग 5 में आता है। अगर हम इसकी बातों की बात भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक। क्या होगा? यानी कि आर्टिकल 124 कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा यानी कि CJI होगा और अन्य क्या, न्यायाधीश होंगे, और यह देश की सबसे बड़ी अदालत मानी जाएगी, ठीक। अब यानी कि आर्टिकल 124 हमारा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायपालिका से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है, अनुच्छेद 124। अब ये भाग 5 में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि भाग 5 में क्या आता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान जो है भाग 5 में दिए गए हैं। अब इसमें ये दिया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें एक चीफ जस्टिस यानी कि CJI होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, और यह देश की सबसे बड़ी अदालत जो है क्या मानी जाती है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के काम की अगर हम देखें तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संविधान की व्याख्या कर सकता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक। किसकी रक्षा करता है? मौलिक अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक। अब राज्य और केंद्र शासित के बीच में जब कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक। अपील सुनना यानी कि लोगों की क्या है, प्रक्रिया जो सुनवाई है वो चीज़ें सुनना है। तो ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब महत्व की बात, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है, ठीक, यानी कि मान चलो कोई कानून सरकार या कोई बनाता है तो वो संविधान के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ वो उसे क्या है, एक असंवैधानिक ठहरा जा सकता है, ठीक। क्या ठहरा, यानी कि असंवैधानिक, यानी कि कोई कानून बनता है वो कानून बने, जैसे कि हमारा कोई, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 है हमारा, अब उस 21 के खिलाफ कोई कानून हम लोगों को बना दिया जाए तो वो एक असंवैधानिक ठहरा सकते हैं, ठीक। यानी कि ये हमारे कानून के ये खिलाफ है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अनुच्छेद 324। जैसे सबको पता होगा अनुच्छेद 324 जो हमारा होता है वो होता है हमारा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग, ठीक। किसके? निर्वाचन यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल नंबर 324 से इसकी शुरुआत होती है। तो यह भारत में चुनाव कराने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। कौन संस्था है? वो है हमारी निर्वाचन आयोग। इसका क्या काम है? तो ये लोकसभा का चुनाव कराती है और ये विधानसभा का चुनाव कराती है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसकी क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या भूमिका होती है, ठीक। यानी कि आप कभी कदार क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव सिर्फ क्या है, निर्वाचन आयोग कराता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता, नहीं। इसमें है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो होगा देखने को मिलती है, ठीक है। अब चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी इसमें प्रावधान दिया। अब इसके हम महत्व की बात करते हैं, इसमें कौन सा महत्व होगा, तो यह संस्था चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है बनाने के लिए क्या है, इसमें प्रावधान जो है क्या दिया गया है आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, यानी कि प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक। तो अनुच्छेद 356 जो हमारा है वो एक तरीके की यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल है, ठीक है। क्या है? प्रेसिडेंट रूल है, ठीक। अनुच्छेद जो हमारा 356 है ये हमारा अनुच्छेद 356 हो गया। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अगर किसी राज्य में राज्य सरकार ठीक से काम ना करे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाएगा या राष्ट्रपति वहाँ पर दखल दे सकता है। अगर किसी राज्य में सरकार बहुमत खो दे तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है क्या शासन लगा सकती या अपने अधीन उस राज्य को ले सकती जब तक चुनाव प्रक्रिया दोबारा चुनाव नहीं हो।
अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, सरकार बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति शासन जो क्या है, इन 3-4 अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन जो क्या लगाया जा सकता है। यानी कि संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, यदि राज्य सरकार ठीक से काम ना करे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यदि सरकार बहुमत खो दे, किसी भी पार्टी के पास बहुमत साबित करने के लिए सीटें नहीं, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और ये राष्ट्रपति शासन तब तक लागू रहेगा जब तक दोबारा यानी कि पुनः निर्वाचन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसका मतलब ये है यहाँ पर कि राज्य सरकार की शक्ति जो है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। ठीक, यानी कि जब यहाँ पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के आधार पर, तो जो राज्य सरकार की जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। ठीक, यानी कि उसकी जो कमांड है वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक, तो इसे क्या है, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। तो आप सबको ये जानकारी बेहद जरूरी हो कि अगर हम किसी अगर किसी भी संविधान का किसी भी अनुच्छेद का संशोधन करना है तो वो आर्टिकल 368 के आधार पर ही आप किसी अनुच्छेद या संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक, तो यह संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या है बताता है। ठीक, बदलने का मतलब आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, तो वो करेंगे आप आर्टिकल नंबर 368 के आधार पर। अब मुख्य बात यहाँ पे ये बात कि संविधान में बदलाव किया जा सकता है लेकिन तय प्रक्रिया से। ठीक, अब यहाँ पे ये दिया गया है कि संविधान में बदलाव तो किया जा सकता है लेकिन जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से तय किया जा सकता है। ये नहीं कि आप आर्टिकल 368 का उपयोग करके आप किसी भी संविधान में छेड़छाड़ कर दो, उसको हटा के, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे एक तय प्रक्रिया यानी कि जो उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के हिसाब से ही आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक, अब संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक, अब यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है जब संविधान एक बार बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ क्या है, नए कानून के लिए जरूरत पड़ती, बदलती परिस्थितियों के लिए जरूरत पड़ती और संविधान को समय के अनुसार मजबूत करने के लिए। ठीक, तो कभीदार ऐसे क्वेश्चन आता है कि संविधान को संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो संविधान को संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि नए कानून ऐड करने के लिए, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थी और आज की परिस्थितियां, तो उस परिस्थितियों के हिसाब से हमारे संविधान को समय के अनुसार क्या मजबूत करना है। ठीक है, क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो महत्व, तो भारत का संविधान जो है वो क्या है, एक तरीके से लचीला है और कठोर भी है। ठीक, तो यानी कि इसे बदला जा सकता है लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, जिसे कि हमने पहले बताया है कि आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन आप अपने मन मुताबिक के हिसाब से नहीं, यानी कि आप इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो तय प्रक्रिया है, उसके हिसाब से इसमें आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर कहलाता है। ठीक, किस लिए कहलाता है? इसीलिए कहलाता है कि हमारा जो भारत का संविधान है लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ें आप याद कर सकते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें याद करना बेहद जरूरी है। ठीक, तो फंडामेंटल जो हमारा राइट होता है वो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 12 से 35। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 36 से 51। वहीं हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, PM, तो ये हमारे आते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 124 में। ठीक, वहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये आता हमारा 324। तो आर्टिकल नंबर 324 में हमारा क्या है, इलेक्शन कमीशन के जो है वो क्या रूल्स दिए। अब अनुच्छेद 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल्स, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, किसी राज्य में राज्य सरकारी काम नहीं कर, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल्स क्या है लगाया जा सकता है। ठीक, अब ये हमारा आर्टिकल नंबर 368, तो आर्टिकल नंबर 368 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कि अनुच्छेद 368 के आधार पर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मनमाने तरीके से नहीं, उसकी तय प्रक्रिया के हिसाब से। ठीक है, अब एग्जाम के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था। ठीक,
ठीक है। ये नहीं कि हम आपको शुरुआत में कुछ बोल दें और आपको तो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण के आर्टिकल जो हमारा 32 है वो संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमें अनुच्छेद 32 को, ठीक। अब अनुच्छेद 21 क्या है हमारा, यानी कि आर्टिकल, तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें देता है, ठीक। क्या देता है हमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है हमें। और अनुच्छेद 324 क्या है, तो चुनाव आयोग से जुड़ी प्रक्रिया है, ठीक। तो अनुच्छेद 24 क्या है, चुनाव आयोग से जुड़ी प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 356 क्या है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ शासन। और 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 124 कोर्ट की स्थापना बताता है कि कोर्ट में यानी कि भारत में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जिसमें एक सीजे यानी एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि अदालत से सीधा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये राज्य सरकार जो है वो अपने समय के अनुसार और दिशा के अनुसार उसमें चीज़ें जो क्या है लागू कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करें, नागरिकों की सुरक्षा, तो ये हमारे ऐसे जो हमारे हैं वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एग्जाम के लिए बेहद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास थी, यानी कि अनुच्छेद यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो 25 जो आर्टिकल हमने बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही हेल्पफुल थे आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको लाइक करिए, इस क्लास को लाइक करिए और अपना कमेंट भी बताइए क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल को एग्जाम नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो आपसे छूटी ना पाए, आपको फटाफट एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।